हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे स्टूडेंट्स जो कि बीए सोशियोलॉजी सेमेस्टर 2 में अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं उनके लिए बनाया गया है। आइए सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं। बीए सेमेस्टर 2 सोशियोलॉजी का सिलेबस क्या है। इसमें दो पेपर होंगे आपके जो कोर पेपर होंगे, C3 एंड C4। C3 मॉडर्न इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट है, जिसमें 6 थिंकर्स हैं, 6 चिंतकों को उसमें आपको पढ़ना है। और आज के लेक्चर में हम इन्हीं पर भी चर्चा करेंगे। उसमें से एक थिंकर पे हम चर्चा करेंगे, इरावती कार्वे पर। जो 6 थिंकर्स हैं वो आप देख सकते हैं। GS घुरिये हैं, NK बोस हैं, RK मुखर्जी हैं, BR अम्बेडकर हैं, AR देसाई हैं और इरावती कार्वे हैं। आज का वर्तमान लेक्चर हमारा जो रहेगा वो इरावती कार्वे के ऊपर होगा। इरावती कार्वे ने भारत में अध्ययन जो किया था वो ज्वाइंट फैमिली पर किया था, नातेदारी व्यवस्था पर किया था। आपका जो सिलेबस है उसमें ये 2 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया और दूसरा टॉपिक है ज्वाइंट फैमिली। पहला टॉपिक पर हम लोग प्रकाश डालते हैं, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया या भारत में नातेदारी व्यवस्था। भारत में नातेदारी व्यवस्था पर एक वृहद अध्ययन सर्वप्रथम इरावती कार्वे ने किया था। नातेदारी व्यवस्था को अध्ययन करने से पूर्व उन्होंने भारत को 4 भाषाई प्रक्षेत्रों में बांटा था, उत्तर, दक्षिण, मध्य और पूर्व प्रक्षेत्र। उनका मुख्य पर्पस यह था कि जो नातेदारी व्यवस्था भारत में पाई जाती है उसके सामाजिक सांस्कृतिक सहसंबंध क्या है, ये अध्ययन करना उनका मुख्य मकसद था कि किस प्रकार से उत्तर भारत की नातेदारी व्यवस्था दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था से भिन्न है और मध्य भारत की नातेदारी व्यवस्था पूर्व भारत की। मतलब संक्षेप में अगर कहें तो ये 4 प्रक्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के नातेदारी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। और ये भिन्नताओं का कारण क्या है कि क्यों ये अलग अलग प्रकार की नातेदारी व्यवस्था भारत के अलग अलग प्रक्षेत्रों में पाई जाती है। इरावती कार्वे ने भारत को 4 भाषाई प्रक्षेत्रों में बांटा, क्योंकि जो सामाजिक सांस्कृतिक सहसंबंध की बात हम कर रहे हैं उसमें से उन्होंने भाषा को आधार मान करके भारत को 4 भाषाई प्रक्षेत्रों में बांटा। अगर हम ये 4 भाषाई प्रक्षेत्रों को देखें तो एक उत्तर भारत है, दूसरा दक्षिण भारत है, तीसरा मध्य भारत है और चौथा पूर्वी भारत है। उत्तरी भारत प्रक्षेत्र जो है ये संस्कृत भाषाई प्रक्षेत्र है। दक्षिणी भारत प्रक्षेत्र या जोन जो है वो द्रविड़ भाषाई क्षेत्र है। इसमें 4 द्रविड़ भाषाएं मुख्य हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। बाकी सारे जो लोकल डायलेक्ट्स हैं उनकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। यहाँ पर संस्कृत का प्रभाव है, लेकिन ओरिजिन जो है, उत्पत्ति इन भाषाओं की वो संस्कृत से नहीं हुई है। मध्य भारत प्रक्षेत्र जो है वहाँ पर इन दोनों भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है, अर्थात बोलचाल की शैली जो है यहाँ पर, वहाँ पर दक्षिण भारत के भाषाओं का प्रभाव ज़्यादा है और साहित्यिक स्वरूप जो है वो संस्कृत से ज़्यादा प्रभावित है। पूर्व भारत की अगर हम बात करें तो पूर्व भारत में अलग प्रकार के ये भाषाई प्रक्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर 2 मेन फैमिलीज हैं भाषाओं को, एक है मोंगमेर और दूसरी है मुंडारी। आइए अब इन्हें हम देखते हैं कि कौन सा प्रक्षेत्र किस इसमें आता है। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में आएगा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यूपी, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग, बंगाल और आसाम क्षेत्र ये उत्तरी प्रक्षेत्र में आता है। दक्षिणी प्रक्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें 4 राज्य आएंगे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। मध्य जोन की हम बात करें, मध्य प्रक्षेत्र की, तो इसमें आते हैं महाराष्ट्र, गुजरात का केंद्र और दक्षिणी भाग और उड़ीसा। और अगर पूर्वी क्षेत्र की हम बात करें, पूर्वी प्रक्षेत्र की, तो इसमें जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा छोटा नागपुर का पठार वाला रीजन आता है। हम लोग बात कर रहे थे पूर्वी प्रक्षेत्र की। पूर्वी प्रक्षेत्र को अगर हम देखें तो पूर्ण रूप से ये भौगोलिक प्रक्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो
मध्य भारत के भी शामिल हैं, जैसे छोटानागपुर का पठार वो मध्य भारत का क्षेत्र है, जो कि पूर्वी प्रक्षेत्र में इरावती कारवे ने उनको शामिल किया था। इस प्रक्षेत्र में दो भाषाई परिवार इसमें पाए जाते हैं। एक है मोंगमेर जो कि बोली जाती है, ये भाषा बोली जाती है ईस्ट इंडिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक ये भाषा बोली जाती है। दूसरी भाषा जो है वो है मुंडारी, जो कि छोटानागपुर एरिया या वर्तमान जो झारखंड हमारा है वहां पर ये मुंडारी भाषा बोली जाती है। अब इसके बाद हम आते हैं कि किस प्रकार से नातेदारी व्यवस्थाओं में भिन्नताएं पाई जाती हैं, जो कि इरावती कारवे ने उसको पाया था। इरावती कारवे ने पाया कि ये जो उत्तरी भारत प्रक्षेत्र है और दक्षिणी भारत प्रक्षेत्र, ये दो पोल्स हैं, अर्थात इन दोनों जगह पे पाए जाने वाली नातेदारी व्यवस्था बिल्कुल ही भिन्न है। कुछ चीजें जो उत्तर भारत की नातेदारी व्यवस्था में पाई जाती हैं वो दक्षिण भारत में नहीं पाई जाती हैं, और कुछ जो दक्षिण भारत में पाई जाती हैं वो दक्षिण भारत की विशेषता है, उत्तर भारत में नहीं पाई जाती हैं। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है उत्तरी भारत की नातेदारी व्यवस्था की, आइए उसे हम देखते हैं। उत्तरी भारत नातेदारी व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं पितृसत्तात्मकता, पितृस्थानीयता, पितृवंशीय प्रकार का नातेदारी व्यवस्था। पितृवंशीय प्रकार की नातेदारी व्यवस्था से तात्पर्य है कि वंश की गणना पिता के तरफ से की जाती है। पितृसत्तात्मकता या पैट्रियार्की से तात्पर्य है कि उत्तर भारत के नातेदारी व्यवस्था में परिवार एवं नातेदारी समूह में जो सत्ता होती है, अथॉरिटी होती है, शक्ति होती है, वो मर्दों के हाथों में केंद्रित होती है। अर्थात जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वो मर्दों के द्वारा लिए जाते हैं और मर्दों का इसमें दबदबा होता है। पितृस्थानीयता से तात्पर्य है कि विवाह से पूर्व स्त्री जो है वो पिता के घर पे रहती है और विवाह के बाद वह स्त्री अपने पति के घर पे रहती है, तो इसे हम कहते हैं पितृस्थानीयता। तो उत्तर भारत के नातेदारी व्यवस्था की तीन विशेषताएं अभी हम लोगों ने देखा। पहला है पितृसत्तात्मकता, पितृवंशीय और पितृस्थानीय। उत्तर भारत की नातेदारी व्यवस्था में अगला विशिष्टता जो है वह है कि बहिर्विवाह के नियम बहुत सारे हैं। अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो 5 प्रकार के बहिर्विवाह के नियम हैं। सगोत्र बहिर्विवाह, सपिंड बहिर्विवाह, सप्रवर बहिर्विवाह, सग्राम बहिर्विवाह, शासन बहिर्विवाह। सगोत्र बहिर्विवाह से तात्पर्य है कि पिता के तरफ से वर और वधू 7 पीढ़ी तक समान वंशज नहीं होने चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के बाद इस क्राइटेरिया को चेंज कर 7 पीढ़ी से 5 पीढ़ी कर दिया गया। अर्थात वर और वधू के पिता की तरफ से 5 पीढ़ी तक समान वंशज नहीं होने चाहिए। सगोत्र का कॉन्सेप्ट जो आया था वो एक्चुअल में गोत्र से। गोत्र क्या था? ये एक्चुअल में ब्राह्मण्स में पहले पाया जाता था, बाद में अन्य वर्णों में भी आया। ब्राह्मण्स में यह कॉन्सेप्ट था कि सप्तऋषि 7, कहीं पर 8 भी मिलता है, 7 ऋषियों से ही सभी ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है और वही लाइन जो है उनका वो गोत्र कहलाता है। बाद में चल करके ये अन्य वर्णों में भी गोत्र का सिस्टम आ गया। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग अगर आज के डेट में हम कहें तो 5 पीढ़ी तक वर और वधू के पिता के तरफ से समान वंशज नहीं होने चाहिए। सपिंड बहिर्विवाह। सपिंड बहिर्विवाह के नियम यह होता है कि कभी आपने देखा होगा मृत्यु होती है तो पिंडदान दिया जाता है। जो रिश्तेदारी समूह में जिन लोगों को मृत व्यक्ति का पिंडदान देने का अधिकार है वो सपिंड कहलाते हैं और उनके बीच में विवाह नहीं हो सकता है। टेक्निकली स्पीकिंग मां के तरफ से, वर और वधू के मां के तरफ से 5 पीढ़ी तक समान वंशज पाए जाने की स्थिति में वर और लड़का और लड़की के बीच में विवाह नहीं हो सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के बाद ये 5 पीढ़ी का क्राइटेरिया को घटा करके 3 पीढ़ी कर दिया गया। अर्थात
लड़का और लड़की के मां की तरफ से अगर 3 पीढ़ी तक सामान्य वंशज कोई मिलता है तो वैसी परिस्थिति में वो सपिंड हो जाएंगे और उनके बीच में विवाह संपन्न नहीं हो सकता है। तीसरा क्राइटेरिया है बहिर्विवाह के नियम में सप्रवर बहिर्विवाह। सप्रवर का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे आपका ऑनर्स पेपर होता है उसी तरह से सब्सिडियरी पेपर होता है। तो जो गोत्र जो है वो आपका ऑनर्स है, उसके अलावा सबसे पेपर में ये प्रवर हो गया। जो 7 ऋषि पूर्वज थे उनके अलावा अन्य ऋषि पूर्वज थे जिनकी डेली पूजा अर्चना में नाम का उनका उल्लेख होता था, और अगर 2 व्यक्तियों के बीच में इस प्रकार का समान ऋषि पाए जाते हैं तो वो सप्रवर कहलाते हैं और उनके बीच में विवाह नहीं हो सकता है। ये बहिर्विवाह का नियम आज बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है, लेकिन प्रकाश में कई जगह उनमें ये आज भी पालन होता है। चौथा बहिर्विवाह का नियम है शासन बहिर्विवाह। प्राचीन काल में हुआ क्या करता था कि भूमि दान में दी जाती थी। सामान्य तौर पर ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी राजाओं के द्वारा। जो भूमि उनको दान में दी जाती थी तो उसके लिए एक दस्तावेज होता था जिसको हम लोग कहते थे शासन पत्र। जिस व्यक्ति को ये शासन पत्र मिलता था उसके वंशज आगे चलकर कभी भी आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। अर्थात शासन बहिर्विवाह का नियम उन लोगों पर लागू होता था जो किसी ऐसे व्यक्ति के वंशज है जिसे शासन पत्र मिला हो। 5वां बहिर्विवाह का नियम है सग्राम बहिर्विवाह। उत्तर भारत में यह मान्यता है कि एक ही गांव के लड़के और लड़कियों के बीच में भाई बहन का संबंध होता है और इस कारण से उनमें विवाह संपन्न नहीं हो सकता है। यह नियम ज्यादा फॉलो किया जाता है पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्रों में। बंगाल और आसाम के क्षेत्रों में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर यह सग्राम बहिर्विवाह का नियम उतना सख्ती से इसका पालन नहीं होता है। तो अर्थात उत्तर भारत के अगर नातेदारी व्यवस्था की हम बात करें तो यहाँ पर बहिर्विवाह के नियम बहुत सारे पाए जाते हैं। स्पष्ट रूप से कहें तो हम ये 5 प्रकार के बहिर्विवाह के नियम देखने को हमें मिलता है। अगली विशेषता उत्तर भारत के नातेदारी व्यवस्था में है कि रक्त संबंधी और विवाह संबंधी के बीच में स्पष्ट भेद। उत्तर भारत के विवाह व्यवस्था में ज्यादातर विवाह जो होते हैं वो हाइपोगैमस कैरेक्टर का होता है। हाइपरगैमस कैरेक्टर का अर्थ ये हुआ कि वर समूह वधु के समूह के संदर्भ में अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, यह श्रेष्ठ देखता है। यह सामान्य तौर पर जो हम लोग देखते हैं लड़के वाले और लड़की वालों का जो कॉन्सेप्ट है कि लड़के वाले अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं लड़कियों की तुलना में, तो इसे हम लोग कहते हैं हाइपरगैमस टाइप ऑफ मैरिज, जिसमें वर समूह वधु पक्ष से अपने आप को श्रेष्ठ मान करके चलते हैं। ये मुख्य कारण है इसका पैट्रियार्की और पैट्रिलिनियल टाइप ऑफ किनशिप प्रैक्टिस विच इज फाउंड इन नॉर्थ इंडिया। अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है उस पर हम लोग चर्चा करें कि क्यों उत्तर भारत में इस प्रकार की नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है। उत्तर भारत जो क्षेत्र है, जैसा कि हमने बताया था कि ये संस्कृत भाषाई क्षेत्र है, संस्कृत आर्यों की भाषा थी। आर्य जब भारत में आए थे तो वो स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे, क्योंकि कोई भी विजेता समूह जो होता है वो विजित समूह के समक्ष स्वयं को श्रेष्ठ मानता है। और इस कारण से हम क्या देखते हैं कि शुरुआत में 2 प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं, आर्य वर्ण और दास वर्ण। आर्य वर्ण जो है जो कि आर्य श्रेणी के थे वो स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे और दास वर्णों को वो हीन मानते थे। जब यहाँ पर आकर के वो सेटल डाउन करके आ रहे तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ सेटल डाउन करने के बाद परिवार बढ़ाने के लिए विवाह की आवश्यकता होगी। विवाह के लिए उन्हें स्त्रियों की आवश्यकता होगी। स्त्रियों को प्राप्त करने के लिए उनके पास 2 प्रकार के ऑप्शंस हैं। पहला, या तो वो वापस जाए अपने घर जहां से वो आए थे और वहां से वो स्त्रियों को लेकर के आए। दूसरा, वो यहाँ के लोकल से शादी करें। पहला वाला जो ऑप्शन है वो थोड़ा रिस्की है। रिस्की इस कारण से क्योंकि एक बार अगर वो वापस जाएंगे तो जो नया क्षेत्र उन्होंने अभी हासिल किया है वो उनके हाथ से निकल सकता है। इसलिए उन्होंने दूसरे ऑप्शन पर
फॉलो करना शुरू किया कि यहाँ के लोकल से वो शादी करना शुरू किया, अर्थात दास लड़कियों से उन्होंने शादी करना शुरू किया। अब दास को तो वो हीन मानते थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आर्य की शादी दास से जब होगी तो आर्य किस प्रकार की शादी होगी? आर्य लड़के की शादी दास लड़की से होगी, ना कि आर्य लड़की की शादी दास लड़के से। क्यों आर्य लड़की की शादी दास लड़की से नहीं होगी, दास लड़के से नहीं होगी? क्योंकि आर्य के पास पहले से लड़कियों की कमी है। अगर आर्य लड़कियां दास लड़कों से शादी करने लगेंगी तो वैसी परिस्थिति में लड़कियों की और कमी हो जाएगी, आर्यों के समूह में लड़कियों की और कमी हो जाएगी। तो उन्होंने लेने का नियम को सरल कर दिया, अर्थात दास लड़की को वो ले सकते हैं आसानी से, लेकिन देने का नियम को उन्होंने कठोर कर दिया, अर्थात आर्य लड़कियां दास लड़के से शादी नहीं कर सकती। इसे हम किस रूप में देखते हैं? अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के रूप में देखते हैं। अनुलोम विवाह मान्यता जिसमें आर्य लड़का दास लड़की से शादी कर सकता था। प्रतिलोम विवाह वर्जित था, जिसमें आर्य लड़की दास लड़के से शादी कर सकती थी, लेकिन ये नहीं हो सकता था कि शादियां जो हो रही थी आर्य और दास के बीच में, उसमें लड़का श्रेष्ठ समूह से था, लड़की हीन समूह से थी। तो ये सामान्य तौर पर जो उत्तर भारत में विवाह हो रहे थे वो इसी प्रकार का अनुलोम प्रकार का विवाह था। वही सिस्टम जो है वो आज तक कंटिन्यू है और आज भी वर पक्ष वधु पक्ष के समक्ष अपने आप को वो श्रेष्ठ मानता है। दूसरी खासियत हमें यह देखने को मिलती है उत्तर भारत में कि उत्तर भारत में सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि लड़का शादी के समय घोड़े पर सवार होकर के लड़की के यहाँ जाता है, बारात लेकर के जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी उसी समय से आया, क्योंकि उस समय लड़कियों को हासिल करने के लिए रेड्स होते थे। आर्य लोग जो हैं दास लोगों के गांव में घोड़े पर सवार होकर के तलवार लेकर के वो प्रवेश करते थे और लड़कियों को उठा करके ले जाते थे विवाह करने के लिए। वही प्रथा आज तक कंटिन्यूड है। हालांकि आज ये सहमति से होती है, ऐसा नहीं है कि लड़का पक्ष जो है वो लड़की समूह के यहाँ वो रेड करता है, लेकिन प्रथा जो है वो आज तक कंटिन्यूड है कि घोड़े पर सवार होकर के वर जो है वधु को प्राप्त करने के लिए जाता है। तो वो सिस्टम वो आज तक कंटिन्यूड है। इसका ओरिजिन वहीं से है कि आर्य जो समूह है वो लोग रेड करते थे लड़कियों को प्राप्त करने के लिए। यही कारण है कि उत्तर भारत में जो विवाह व्यवस्था पाई जाती है वो हाइपरगैमस कैरेक्टर का है, जिसमें कि वर पक्ष वधु पक्ष के तुलना में स्वयं को श्रेष्ठ मानकर चलते हैं। उत्तर भारत की विवाह व्यवस्था में कुछ और भी विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच में आप देखिएगा कि एक मूक शत्रुता का संबंध होता है, जिसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। कई सारे ऐसे संस्कार होते हैं, विवाह संपन्न जब होता है तो उसमें कई सारे इस प्रकार के संस्कार होते हैं, जैसे रस्म में जूता छिपाई की रस्म होती है या और भी अन्य प्रकार के रस्म होते हैं, जिसमें वर पक्ष या तो वधु पक्ष को नीचा दिखाने का प्रयास करता है या वधु पक्ष जो है वो वर पक्ष को। ये कारण इसकी है क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से है? वही आर्य और दासों के संबंध से, क्योंकि दोनों के बीच में सहमति से संबंध नहीं हो रहा था। वो संबंध जो है एक प्रकार के मजबूरी में हो रहा था। तो इस कारण से ये म्यूटेड हॉस्टिलिटी का जो रिलेशन है उत्तर भारत में ये पाया जाता है और ये विवाह संपन्न होने के बाद भी ये कंटिन्यूड होता है। ये चीजें आपको दक्षिण भारत के नातेदारी व्यवस्था में नहीं पाई जाएंगी। विवाह संपन्न होने के बाद भी हम ये क्या पाते हैं कि वर पक्ष हमेशा वधु पक्ष से अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। अगर वधु पक्ष के लोग लड़के के घर आते हैं तो वहाँ उनके यहाँ खान पान भी नहीं करते हैं। वो एक कॉन्सेप्ट है कि लड़की के घर का पानी भी मना है, नहीं पी सकते हैं। वो इसी कारण से क्योंकि लड़का पक्ष वर पक्ष जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानकर चलते हैं और पैट्रियार्की पैट्रिलिनियल प्रकार का जो सिस्टम पाया जाता है नॉर्थ इंडिया में, इस कारण से ये सिस्टम जो है आज तक कंटिन्यूड है। कुछ और खासियत उत्तर भारत के विवाह या नातेदारी व्यवस्था में जो पाई जाती है वो है लेवारेट सिस्टम। लेवारेट सिस्टम को जिसे हम कहते हैं देवर विवाह। अगर पति की मृत्यु हो गई तो वैसी परिस्थिति में पति के छोटे भाई से विवाह करा दिया जाता है। और दूसरा है सोरोरेट या साली विवाह। अगर पत्नी की मृत्यु हो गई तो उसकी छोटी बहन से शादी करा दी जाती है।
ये प्रथाएं जो है उत्तर भारत में पाई जाती हैं। अगली खासियत उत्तर भारत के विवाह व्यवस्था में जो पाई जाती है वो यह कि शादियां सामान्य तौर पर कम आयु में हो जाती है। जैसे राजस्थान वगैरह में अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर गौना का सिस्टम पाया जाता है। शादी जो है जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उसी समय शादी संपन्न हो जाती है और जब ये व्यस्त हो जाते हैं तो फिर गौना दोबारा ये होता है और लड़की को ससुराल भेज दिया जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर उत्तर भारत में विवाह की आयु कम होती है। अगर इसकी तुलना हम करें दक्षिण भारत में तो दक्षिण भारत में विवाह की आयु ज़्यादा होती है, लेकिन उत्तर भारत में विवाह कम आयु में ही संपन्न होती है। उसका मुख्य कारण यह है कि उत्तर भारत में पैट्रियार्की, पैट्रिलिनियल, पैट्रिलोकल टाइप की फैमिलीज पाई जाती है, सिस्टम पाया जाता है। इस कारण से कम ही आयु में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। तो ये मुख्य विशेषताएं थी उत्तर भारत के नातेदारी प्रथाओं की। आज का वर्तमान लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में फिर हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत के नातेदारी व्यवस्था की क्या मुख्य विशेषताएं हैं और उसका हम प्रयास करेंगे कि उत्तर भारत की नातेदारी व्यवस्था के साथ एक कंपैरेटिव स्टडी करके देखने की कोशिश करेंगे कि उत्तर भारत की नातेदारी व्यवस्था किस प्रकार से दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था से भिन्न है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें ताकि हमारे लिए एक प्रोत्साहन मिले, आगे आप लोगों के लिए और वीडियोस बना सकें। थैंक यू।